बजाज फाइनेंस एक ऐसा स्टॉक जिसने मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए ओवर द टाइम, और अभी भी देखो ऑल टाइम हाई के आसपास है। तो आज हम लोग बजाज फाइनेंस में पूरा डिटेल में बात करेंगे, कंपेयर करेंगे बाकी सब एनबीएफसी से। और अभी क्योंकि फेस्टिवल सीजन आ रहा है, जीएसटी रेट कट ऑलरेडी हो चुका है, तो बजाज फाइनेंस अभी जो 1009 के आसपास चला है, क्या यहाँ से भी और बढ़ सकता है? क्या इस साल में बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है, यहाँ से भी कितना अच्छा रिटर्न दे सकते हैं? क्योंकि फ्रेंचाइजी बहुत अच्छी है, लेकिन मेन चीज़ है वही देखना पड़ेगा अपने को, वैल्यूएशन, बिजनेस मॉडल, और इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे टू अंडरस्टैंड कि यहाँ से क्या चैलेंजेस है बजाज फाइनेंस के लिए और क्या पॉजिटिव है जिसके वजह से एक अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं डिटेल में बजाज फाइनेंस के बारे में। और जाने से पहले गाइस, जो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो मैं हमेशा देता हूँ गाइस, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ, और यहाँ जो भी हम लोग बात करेंगे, आज बजाज फाइनेंस की बात करें, यहाँ कोई रेकमेंडेशन नहीं है। सो प्लीज़ अपना रिसर्च करके ही इन्वेस्ट करना है। प्लस हम लोग जो रिकमेंडेशन देते हैं वो हमारे वेबसाइट www.catapan.in, वहाँ हम लोग पोर्टफोलियो बिल्डर का पैकेज देते हैं, वो आप देख सकते हो। और आप लोगों के लिए एक एक वीडियो है, जो जिस तरह से मैं आज स्टॉक एनालिसिस कर रहा हूँ और कैसे डिटेल में कर सकते हैं, तो एक वीडियो मैंने लिंक दी है, वो ज़रूर अटेंड कीजिए। 1 घंटे का होगा, लेकिन निकाल के टाइम ज़रूर अटेंड कीजिएगा। चलिए बात करते हैं वापस बजाज फाइनेंस के बारे में। तो बजाज फाइनेंस अगर हम लोग बात करें, तो इस बार का भी जो रिजल्ट आया था वो इतना ग्रेट नहीं था। द रीज़न इज, मैनेजमेंट ने बोला कि एमएसएमई में काफ़ी यानी कह सकते हैं कि आगे जाके एनपी के इश्यूज आ सकते, थोड़े स्ट्रेस लेवल वहाँ दिख रहा है। उसके वजह से बजाज फाइनेंस अच्छा खासा गिर गया था, 15% के आसपास गिरा था। तब मुझे याद है, मैं एक टेलीविजन शो में था, ईटी नाउ में, तभी मैंने देखा था जिस तरह से गिरा था, लेकिन वहाँ से अच्छी खासी रिकवरी आई है। तो अगर हम लोग बजाज फाइनेंस का पहले बिजनेस मॉडल समझते, तो उससे क्या होगा कि आपको एक अच्छा नॉलेज आएगा कि किस तरह से आगे बढ़ना है। तो अगर हम लोग बजाज फाइनेंस की बात करें, तो अगर उनका प्रोडक्ट मिक्स देखें, तो उनको कहाँ से ज़्यादा जो इनकम होती है, वो किस तरह से होती है, तो अगर आप देखो तो उनकी जो मेजर इनकम होती है ना, वो इंटरेस्ट इनकम होती है। मैक्सिमम इंटरेस्ट जो उन्होंने लोन दिए होते हैं, एसएमई लोन, पर्सनल लोन, हाउसिंग लोन, उस तरह के अलग अलग कॉर्पोरेट लोन, तो वहां से जो इंटरेस्ट आते हैं वो मेन है। फिर 3% अदर्स है, और 9% फीस एंड कमीशन है। तो मैक्सिमम इंटरेस्ट से आता है। ऑफ कोर्स वो पूरा इंडिया में ही ऑपरेट हो रहा है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम लोग बात करें कि बोरोइंग, जो देखो क्या होता है कि एनबीएफसी खुद का तो पैसा नहीं लेती है, लीवरेज करती है। जैसे 100 रुपये अगर वो खुद के होते हैं, 500 रुपये वो बाहर से लेती है, और उस तरह से लीवरेज करती है। ओके, तो अगर आप देखो तो कहाँ से लोन आता है, कहाँ से वो इंटरेस्ट लेते हैं, तो वो टर्म लोन जो होती है वो ऑलमोस्ट 71% है। ठीक है। फिर कोलेटरल बोरोइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी के सामने 8.8%, और एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग 11.6%। टर्म लोन ये लोग क्यों ज़्यादा लेते हैं? क्योंकि वहाँ इंटरेस्ट रेट कम होता है। थोड़ा डिपॉजिट भी वो लेते हैं, क्योंकि बेसिकली बजाज फाइनेंस को आरबीआई की परमिशन मिले तो वो डिपॉजिट ले सकती है, सिर्फ एफडी ले सकती है। तो वहाँ भी इंटरेस्ट रेट कम होता है, टर्म लोन का भी कंपेरेटिवली इंटरेस्ट रेट कम होता है, तो वो ज़्यादा वो लोग प्रीफर करते हैं। और वो ये सब लोन लेने के बाद वो कहाँ लोन देते हैं? जैसे मैंने 10 रुपए की लोन ली, तो फिर उसके सामने मैं 1-2 रुपए मेरे पास रखूंगा, 8 रुपए मैं कहाँ दूंगा? तो देखिए वहां अगर आप देखो तो 30% जो होता है मॉर्गेजेस, मॉर्गेजेस यानी ये आपके होम लोन और वो सब हो गया 31%। कंज्यूमर B2C बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर बिजनेस जो होते हैं वो ऑलमोस्ट 20.9। ओके, टू व्हीलर्स 3.6। फिर अगर रूरल B2C 4.8, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी, कमर्शियल लैंडिंग 6.8, अर्बन सेल्स और एसएमई लैंडिंग 11.9। अभी अगर आप देखो तो सबका इंटरेस्ट रेट अलग होता है। अगर आप देखो, ये तो मॉर्गेज लोन्स होते हैं, 9 से 11% के आसपास में बिकते हैं, क्योंकि उसमें कोलेटरल होता है तो प्रॉब्लम नहीं है। बड़ा जो इनकम होता है ना कस्टमर और जो उनको बिजनेस है, तो यहाँ 18 से 24% का वो कहते हैं ना इंटरेस्ट रेट चार्ज, ये बड़ा इंटरेस्ट यहाँ से मिलता है। अगेन अगर दूसरा बड़ा अगर आप बोलो तो 12 से 16 के 18 के बीच में एसएमई लैंडिंग में मिलता है। कमर्शियल लैंडिंग में भी 12 से 18% के आसपास होता है। ओके, रूरल B2C में भी अच्छा खासा होता है। टू व्हीलर में 11 से 14% के आसपास होता है। तो आप देखो हर एक का इंटरेस्ट रेट अलग होता है। सबसे लोअर इंटरेस्ट रेट अगर मैं बोलूँ, तो वो आपका हाउसिंग लोन का होगा।
और जो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट इनको जो मिलता है वो एक कस्टमर को जो देते हैं या तो क्रेडिट कार्ड के सामने देते हैं, वहाँ 18 से 24% के आसपास का इंटरेस्ट होता है। तो आप देखिए कि हर एक जगह अलग अलग इंटरेस्ट है, लेकिन अगर आप लोग देखें तो इसके वजह से इनका इंटरेस्ट रेट ज्यादा। नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्यों होता है ज्यादा? नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी अगर आप जो इंटरेस्ट इनकम होती है माइनस कॉस्ट, जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन होता है वो इसका नॉर्मली ज्यादा क्यों होता है? द रीजन इज कि वो इंटरेस्ट उनको ज्यादा मिलता है कस्टमर को जो लोन देते हैं ना, कंज्यूमर फाइनेंसिंग। जैसे अभी फेस्टिवल सीजन आएगा तो वहाँ कंज्यूमर फाइनेंसिंग काफी होगी, तो वहाँ इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलते हैं, तो वो बेनिफिट है। एनपीए भी अगर आप देखो तो इनके मैक्सिमम एनपीए कस्टमर के जो लोन होते हैं वहां से होता है, टू व्हीलर्स में 23% या 25%, एसएमई में 20%। ओके, मॉर्गेज में सब कम होता है, 15% ही होता है। इवन तो लोन ज्यादा मॉर्गेजेस में वो देते हैं क्योंकि वहाँ कोलेटरल होता है, तो यहाँ कह सकते हैं ना कि आपके एनपी कम होते हैं नॉर्मली। फिर दूसरे बाकी सब रेस्ट होते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये जो है एसएमई लैंडिंग और कंज्यूमर बिजनेस यहाँ ज्यादा है। और आपको पता है कि लास्ट टाइम जैसे मैंने बोला कि गाइडेंस जो दिया था मैनेजमेंट में, उसने मैनेजमेंट ने क्लियर कट बोला था कि हमको लग रहा है कि एसएमई में अभी भी एनपीए आ सकते हैं, इसके वजह से मार्केट गिरा था। तो यहाँ एक प्रॉब्लम है। अगर हम लोग बात करें कि अभी नेट इंटरेस्ट वजह, हम लोग उसके पीएस कंपनी के साथ कंपेयर करते हैं और थोड़ा समझने को ट्राई करते हैं कि क्यों एक पर्टिकुलर मैट्रिक ज्यादा होता है बजाज फाइनेंस कंपेयर टू इस कॉम्पिटिटर्स। तो अगर हम लोग नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो आप देखिए कि यहां से अगर आप देखें तो बजाज फाइनेंस, अगर आप देखो बजाज फाइनेंस का ऑलमोस्ट 9.5% है, सबसे ज्यादा नेट इंटरेस्ट मार्जिन है। क्यों? कंपेयर टू एल एन टी, श्रीराम, महिंद्रा, महिंद्रा फाइनेंस, क्योंकि वो कंज्यूमर लोन जैसे जहां हाई यील्ड मिलता है, जहां इनको हाई इंटरेस्ट मिलता है, वो ज्यादा लेंडिंग करे, इसलिए उनका ज्यादा नेट इंटरेस्ट मार्जिन होता है। लेकिन आप बोलोगे वहां फिर एनपी भी हो सकते हैं, लेकिन इनका रोबस्ट सिस्टम है, इसके वजह से एनपी इनके कम है। तो आप देखो बाकी सबसे वहां ज्यादा है। अगर कॉस्ट टू इनकम रेशियो, कॉस्ट टू इनकम रेशियो क्या हुआ कि आपकी जो इनकम हो रही है और उसके सामने कॉस्ट कितनी है, तो आप देखो ये लोअर होनी चाहिए। तो अगर आप देखो बजाज फाइनेंस का 32% है कंपेयर टू एम फाइनेंस 40%, एल एन टी 40। क्यों? क्योंकि जो एक बात समझो, जो कॉस्ट होती है उसमें फिक्स प्लस वेरिएबल होता है। एक बार आपका फिक्स हो गया और वेरिएबल अकॉर्डिंगली जैसे जैसे आप लोन ज्यादा है तो वेरिएबल बढ़ सकता है, लेकिन जितना लोन आप ज्यादा दोगे आपका कॉस्ट ऑफ फंडिंग नीचे जाएगा। कॉस्ट ऑफ फंडिंग नहीं, कॉस्ट टू इनकम रेशियो कम होगा। तो यहाँ भी एक तरह से आप देखो कि काफी हद तक बजाज फाइनेंस को 32% बहुत अच्छा है। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, ये देखिए कॉस्ट ऑफ बोरोइंग होना चाहिए लोअर। तो आप देखो लोअर, काफी लोअर है, ऑलमोस्ट 7.7 है बजाज फाइनेंस। क्यों? जैसे मैंने बोला वो टर्म लोन्स लेते हैं प्लस डिपॉजिट लेते हैं, और सबसे बड़ी बात ये ट्रिपल ए रेटिंग है। यानी क्योंकि आपका बजाज फाइनेंस ट्रिपल ए रेटिंग है तो आपकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग नीचे रहती है, जबकि आप एम फाइनेंशियल्स देख लो या अगर एल एन टी देखो और वो सब देखो, छोला मंगलम से लेके, ये डबल ए रेटिंग होता है। तो यहाँ भी बजाज फाइनेंस को रेटिंग अच्छी होने की वजह से इनकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो होती है वो नीचे आती है, तो वो भी उनको बेनिफिट होता है, उससे वो नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ता है। अगर हम लोग एयूएम की बात करें कि देखिए आप एयूएम कितना बड़ा है, आई थिंक बजाज फाइनेंस का ऑलमोस्ट 4,44,41,000 करोड़, उसके बाद डायरेक्टली श्रीराम फाइनेंस यानी ऑलमोस्ट 35-40% नीचे 2,72,000 का है। यानी देखो गैप कितना बड़ा है। यानी आप, और श्रीराम फाइनेंस आपको पता है वो पूरा मर्जर हो गया था, तो एयूएम में भी काफी आगे है। अगर कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशियो देखे तो वो भी ठीक ठाक ही है, 22% है, यानी बहुत अच्छा है। यानी जो रिस्क एसेट है उसके सामने आपके पास कितना कैपिटल है। देखो मैं एक एक आपको टर्मिनोलॉजी इतनी इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको पता चले कि भाई किस तरह से एनालिसिस करनी है। और ये अगर आप समझ पाओगे, ये वीडियो देखना है तो वापिस आप देख सकते हो, कोई टेंशन मत लीजिए, वापिस रन करके देख लेना। पर ये बहुत ही जरूरी है समझने के लिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म जब आप इन्वेस्ट करते हो आपको फंडामेंटल कोड समझना बहुत जरूरी होती है। जैसे हम लोग भी जब रिकमेंडेशन देते हैं, मैं और मेरी टीम ये सब चीज़ें बहुत डिटेल में देखती है, वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। और डिटेल में जाना है तो मैंने गाइस जो 1 घंटे का वीडियो दिया है ऑन डिमांड भी, वो देख लीजिएगा, इट विल बी वेरी वेरी नो हेल्पफुल टू यू। तो आप देखिए तो ये भी ज़्यादा है, अगर टायर वन कैपिटल के सामने भी काफ़ी ज़्यादा है। अभी मेन बात आती है नेट एनपीए।
एनपीए अगर आप देखो, ये सबसे बड़ी बात है, इतनी बड़ी लोन बुक है 4,41,000 करोड़, लेकिन आप एनपीए देखो 0.5 है। बाकी सबसे कम है, श्रीराम फाइनेंस का 2.57। क्यों कम है? जैसे मैंने बोला, छोटे छोटे लोन ज्यादा देते हैं, रिकवरी का रोबस्ट है। जबकि जैसे श्रीराम फाइनेंस व्हीकल फाइनेंसिंग ज्यादा करते हैं, महिंद्रा महिंद्रा भी व्हीकल फाइनेंस और कॉर्पोरेट लोन और वो सब, एलएनटी फाइनेंस कॉर्पोरेट लोन एसएमई लोन बहुत ज्यादा करते हैं। कंज्यूमर फाइनेंस ये सब थोड़े कम करते हैं। तो कंज्यूमर फाइनेंस में बजाज फाइनेंस बहुत आगे, और एनपीए बहुत कंट्रोल में है। एनपीए क्योंकि कंट्रोल में है, तो इसके वजह से आपका नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी अच्छा आ जाता है। देखो ये सब इंटरलिंक्ड है। तो ये क्यों इस तरह से, द रीजन इज सिंपल कि आप अगर आप देखो तो ओवरऑल अगर आप बाकी सब पीएस कंपैरिजन से देखें, देखे चलो एक एक करके देखते, रेशियोज देखते हैं। जैसे आप देखें तो आरओए, आरओए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एनबीएफसी के लिए। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैट्रिक इज आरओए, आरओई एंड प्राइस टू बुक वैल्यू। ये तीन रेशियो आपको समझने हैं जब भी आप कोई एनबीएफसी को इवेल्युएट करते हो। तो अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 3.99 है बजाज फाइनेंस का, छोला का 2.38 है, मुथूट का 4.67 है, ओके, एलएनटी का 2.37 है, ओके। प्राइस करंट सीएमपी बुक वैल्यू ये 6.46। देखो जितना कम होगा उतना अच्छा है, लेकिन ये इतना हाई क्यों है? क्योंकि ये कंसिस्टेंसी है। क्यों प्राइस टू बुक वैल्यू बजाज फाइनेंस का हाई रहता है? एक सिंपल सी बात है, क्योंकि इसका आरओए ज्यादा है। आरओई भी एक देखे तो 19% है, जो बहुत ही अच्छा है। आरओए आरओई अच्छा है, प्लस जो ग्रोथ है यहाँ से 25% का ग्रोथ नॉर्मली एक्सपेक्ट करे। और इसके वजह से अगर आप देखो, ये तीन कैटेगरी के वजह से आरओए अच्छा है, आरओई अच्छा है, प्लस यहाँ से ग्रोथ अच्छा है, एनपीए कंट्रोल में, इसलिए आपका जो प्रीमियम है प्राइस टू बुक वैल्यू ऑलमोस्ट 6 के आसपास है, जो बहुत ही प्रीमियम है। लेकिन इतना देने का रीजन ही वो है क्योंकि वो उस तरह से परफॉर्म कर रहा है। करेक्ट। तो ये चीज आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है जब भी आप किसी भी कह सकते हैं ना कि कंपनी को एवेलेट करो। प्राइस टू बुक वैल्यू अगर आप बोलोगे कि पंजाब पीएनबी फाइनेंस का क्यों कम है, या पीएनबी हाउसिंग का 1 के आसपास है, 1.5, कि उसका आरओए आरओई कम है। देखिए आरओए उसका देखो तो 1 के आसपास घूम रहा है, आरओई भी उसके अराउंड ही थोड़े ऊपर है। तो आप देखो 15 के, 14-15 के आसपास, तो इसके वजह से, नहीं 14 भी नहीं, 12 के आसपास है। इसके वजह से उसको कह सकते हैं ना कि ये सिर्फ प्राइस टू बुक वैल्यू 1.5 के आसपास है। आप समझ रहे हो? तो आपको वो डायरेक्टली कोरिलेशन लग पता चल जाएगा कि किस तरह से देखना है। आरओए आरओई हमेशा दे। अब आरओए क्या है? आरओए इज नथिंग बट नो, आप कितना कमा रहे हो कंपेयर टू टोटल या लोन बुक, ओके। तो जैसे आप ₹4.5 कमा रहे हो आउट ऑफ 100 लोन बुक, तो आपका 4.5 आरओए होता है। अब आरओई क्या होता है? आरओई इज नथिंग बट बेसिकली जो आपका ये लोन बुक है, सॉरी आरओए है मल्टीप्लाई बाय लीवरेज। आरओई क्या है? देखो आरओई में क्या होता है कि जो आप कमाते हो मल्टीप्लाई बाय लीवरेज। क्योंकि देखो आपके पास 100 रुपए, यानी शेयर होल्डर ने 100 रुपए डाले और 500 रुपये आपने लीवरेज किया, और उसके बेस पे उन्होंने आपने ₹4.5 कमाए, कमा, करेक्ट। तो आपका आरओई क्या होगा? 4.5 इंटू 5, क्योंकि आपका 5 टाइम्स लीवरेज है या 6 टाइम्स लीवरेज, तो 6 कर देते हैं, उतना आपका आरओई आता है। आप समझ रहे हो? यानी आरओए मल्टीप्लाई बाय लीवरेज इज या आरओई। आरओई भी अगर 20 के आसपास है बहुत अच्छा है। और क्योंकि आरओए आरओई इतना अच्छा है और प्लस ग्रोथ आकर के अच्छा है, इसलिए आपका जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो ऑलमोस्ट 5 to 6 के ऊपर है। होप यू आर गेटिंग अ कोरिलेशन। आप ये वापिस समझ लेना अगर आपको ये समझना वापिस है। लेकिन इतना समझ लो, आर ओ इज नंबर वन सेगमेंट जो मैट्रिक्स आपको देखना है पहले, क्योंकि वो प्रॉफिटेबिलिटी बताता है। आरओई आपको बताता है कि आप लिवरेज से कितना कमा रहे हो। क्योंकि यहाँ क्या होता है, कोई भी बैंक हो या एनबीएफसी खुद का पैसे नहीं डालते, वो लिवरेज करते, वो बाहर से पैसे ला के लैंड करते हैं। समझ रहे हो? इसलिए आरओए मल्टीप्लाई बाय लिवरेज करना जरूरी है। तो आरओए फाइन, और ये प्राइस टू बुक। मैं थोड़ा स्लो जा रहा हूँ टू मेक यू ऑल दिस कॉम्प्लेक्स थिंग अंडरस्टैंड, बट दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ओके। तो ये आप समझे कि ये किस तरह से है। अगर आप देखो तो आप इसलिए, अगर आप देखो तो जो सेल्स ग्रोथ है और वो आप देखो तो ऑलमोस्ट 3 साल का 30% का ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ भी 33% है। इसलिए ये कंपनी इतना परफॉर्म कर पा रही है, ओके। तो ये चीज आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। इवन अगर आप प्राइस टू बुक वैल्यू वो सब तो हमने बात की, प्लस
कुछ और चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है फॉर दिस नो एनबीएफसी के प्रीमियम वैल्यूएशन हमेशा आपको देखते रहना है कि अभी अभी देखो 6 का प्राइस टू बुक वैल्यू, यानी यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है गलत जाने का। अगर थोड़ा भी, अगर इनका लोन बुक जो 25-30% का एक्सपेक्टेशन है, ये लोन बुक थोड़ा भी कम हुआ तो ये डायरेक्टली आपका स्टॉक गिरेगा। जैसे अभी आपने एसएमई का एक चीज क्या आई बोली और ये स्टॉक गिर गया था। लेकिन अभी सिचुएशन क्या है, यहाँ से क्या लग रहा है, यहाँ से आप समझो, यहाँ से क्योंकि ये आप देखो ऑटोमोबाइल्स की इतनी अच्छी डिमांड है और इंटरेस्ट रेट कट हुआ है, जीएसटी कट हुआ है, तो दिवाली सीजन अच्छी होगी, कंज्यूमर फाइनेंस अच्छी होगी। इसलिए आप देखो बजाज फाइनेंस डायरेक्टली बेनिफिट हो रहा है। कंज्यूमर फाइनेंस उनका 20 से 25% है लोन का। एक एमएसएमई में इनको प्रॉब्लम है और एसएमई में प्रॉब्लम है, लेकिन वो मैनेजेबल है। और हाउसिंग लोन भी जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट होगा उनको फायदा होगा। तो अभी व्हीकल लोन और जो ये अपना कंज्यूमर लोन जो बढ़ेंगे, जिसमें वो नंबर, इसलिए ये थोड़ा कह सकते हैं ना कि आउटलुक बहुत ही अच्छा हो रहा है। अगर हम लोग बात करें तो आगे जाके भी नो, अगर हम लोग 5, 5.5 से के प्राइस टू बुक करें तो ये वैल्यूएशन यहीं वहीं आके खड़ा रह जाता है। आगे जाके 2-3 साल इसको ऑफकोर्स परफॉर्म करना पड़ेगा, लेकिन एक एसएमई के बुक पे आपको थोड़ी नजर में रखते रहनी पड़ेगी। और अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन ये जो देते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। देखिए क्या होता है कि जैसे इनको एनपीए ज्यादा लगता है तो ये क्रेडिट कॉस्ट बढ़ाते थे। क्रेडिट कॉस्ट क्या होता है, वो बोरोइंग कॉस्ट से अलग होता है। क्रेडिट कॉस्ट यानी कुछ चीजें, कुछ फंडिंग वो लोग अलग से रखते हैं इन ऑर्डर टू, कह सकते हैं ना, उनको फंड करना होता है। जो भी एनपीएस और वो सब जो आते हैं ना, उसको फंड करने के लिए वो थोड़ा फंड अलग रखते हैं, उसे क्रेडिट कॉस्ट कहते हैं। वो अराउंड 1.5 to 2% रहेगा उनका, जो ठीक है, मैनेजेबल है। तो आगे जाके ये देखना पड़ेगा कि क्या एसएमई और कंज्यूमर फाइनेंस में कुछ एनपीएस बढ़ नहीं रहे ना, वो एक बड़ा प्रॉब्लम होगा अगर होता है तो। लेकिन इनकी जो डिपॉजिट ग्रोथ है और जो भी वो बढ़ा रहे, और फेस्टिवल डिमांड, रेट कट, वो देख के ना एक तरह से आई थिंक काफी हद तक फायदा हो सकता है। आगे जाके ट्रिगर पॉइंट अगर प्रॉब्लम है तो जैसे मैंने ऐसे में या स्लोअर कंजम्पशन हुआ तो वो एक प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन अदरवाइज थिंग्स आर मच मच बेटर शेप फॉर दिस। कॉस्ट टू इनकम रेशियो भी कंट्रोल में है। अगर आप देखो यील्ड का प्रेशर भी अगर इतना नहीं है। यील्ड क्या है, बेसिकली क्या होता है कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन को थोड़ा बढ़ावा देता है अगर यील्ड कंट्रोल में होता है तो, करेक्ट। तो यील्ड बाय सेगमेंट टू सेगमेंट अगर आप देखो तो देखो, नेट इंटरेस्ट मार्जिन डायरेक्टली कोरिलेशन है आप किस कॉम्बिनेशन से आप लोन देते हो। कंज्यूमर फाइनेंस जैसे अगर आप, जैसे मैंने बोला ना, वो ऑलमोस्ट आपका 18 से 30% के, 18 से 25% के बीच में होगा। एसएमई 14 से 20% के आसपास, व्हीकल 12 से 16, हाउसिंग 9 से 11। तो जितना हाउसिंग लोन बढ़ेगा आपका यील्ड उतना कम होगा। क्यों? क्योंकि आप 9 से 12 के इंटरेस्ट रेट को ज्यादा नो आप सेल कर रहे हो, या तो आप ज्यादा लोन दे रहे हो। और जितना कंज्यूमर फाइनेंस का तो उतना नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ेगा। लेकिन ये बैलेंस करके एक बजाज फाइनेंस नॉर्मली चलता है। अगर आप देखो 4.5 और ये जो 5 बुक वैल्यू, प्राइस टू बुक वैल्यू है, ये अभी इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी आरओए बढ़ रहा है। आरओए अगर आप देखो तो पहले 3 का आरओए था, अभी धीरे धीरे ये इतना बढ़ के आया है। द रीजन इज सिंपल, क्योंकि उन्होंने ओवर द इयर्स बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। करेक्ट। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। सेल्स मार्जिन सब नो काफी हद तक बढ़ाया है, प्लस प्राइस टू बुक वैल्यू भी अभी तो धीरे धीरे बढ़ा है। सो ये काफी सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है जब भी आप ये स्टॉक को एनालाइज करो। बिलीव मी, स्टॉक में ओवरऑल प्रॉब्लम नहीं है। स्टॉक में अगर आप देखो तो काफी हद तक जैसे मैंने बोला कि आगे जाके किस तरह से सेगमेंट वाइज सेलिंग कह सकते हैं लोन देंगे, उस पर ध्यान रखना है। अभी आप बोलोगे इस लेवल पे लेना चाहिए, तो देखो ये स्टॉक मैंने काफी टाइम से भी बजाज फाइनेंस के वीडियोस बनाए। ये हमेशा नो बाय ऑन डिप्स का कैटेगरी में रहता है। ऑफ कोर्स अगर लेना है तो थोड़ा वेट कर सकते हो। अगेन कोई रेकमेंडेशन नहीं है गाइस, ओके। मेरे क्लाइंट्स ने शायद इन्वेस्ट किए होंगे, लेकिन मेरे यहाँ कोई रेकमेंडेशन नहीं है, तो प्लीज़ अकॉर्डिंगली चल के चलें, क्योंकि मुझे सेबी के हिसाब से बोलना पड़ता है। बट ओवरऑल स्टॉक अच्छा है कंपेयर टू अदर कैटेगरीज, तो ये ध्यान रखें। चले, तो होप आपको एक अच्छी क्लैरिटी मिली होगी। आपके कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। और आपके लोगों के पुराने क्वेश्चंस भी है जो मैं थोड़े आंसर कर देता हूँ। आई थिंक मैंने आंसर तो एक्चुअली कर दिया था, तो भी जस्ट अ मिनट, लेट मी सी। एंड जैसे मैंने बोला 1 आवर का वीडियो की लिंक दी है गाइस,
प्लीज जरूर देखिए। इट विल गिव यू लॉट माई क्लैरिटी। और हमारा www.ca-tapan.in पे जाके आप देखेंगे तो आपको वहां भी काफी हद तक पता चलेगा किस तरह से इन्वेस्ट करना है, और हमारा जो पोर्टफोलियो बिल्डर है पैकेज वो पता चलेगा। चलिए, तो लेट मी टेल यू अबाउट द जो क्वेश्चंस पूछे थे। 1 मिनट। हाँ, डिक्सन टेक्नोलॉजी उद्यन टैंक बोले यस यू है, तो प्लीज रखिए डिक्सन को। कोई टेंशन नहीं है उदय जी। सीए घनश्याम सर, मेक अ वीडियो ऑन महाराष्ट्र स्कूटर, टाटा इन्वेस्टमेंट, बजाज होल्डिंग, जेएसडब्ल्यू होल्डिंग, लास्ट 5 ईयर गुडियन। मैं बनाऊंगा, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे नो थोड़ा ये सब मैं इवेल्युएट करता हूँ, थोड़ा डीप एनालिसिस करता हूँ, तो मैं देख के आपका 100% मैं ट्राई करता हूँ कुछ वीडियो के बाद करना। व्हाट अबाउट गोल्ड एंड सिल्वर नेक्स्ट 5 ईयर्स? गोल्ड एंड सिल्वर दोनों बढ़ेंगे आगे जाके भी गाइस। आई थिंक अगर क्यों बढ़ेंगे उसके भी रीजंस है कि अगर आप देखो रशिया यूक्रेन क्राइसिस हुआ, उसमें जिस तरह से वेस्ट ने रशिया का पूरा रिजर्व कैप्चर कर लिया ना, ब्लॉक कर दिया, उसके बाद से लोगों ने गोल्ड बाय करना चालू किया। सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे चाइना की सेंट्रल गवर्नमेंट, इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट, अभी किसी को डॉलर पे विश्वास नहीं है, और कुछ ना कुछ अगर वॉर हुई तो प्रॉब्लम हुई। और ट्रम्प जिस तरह से जा रहे पता नहीं है, तो काफी हद तक गोल्ड की डिमांड है, मुझे यहाँ से भी तेजी लग रही है, तो ऑफकोर्स इसको बना के रखिए। Ridhima sir, I am your member. Thank you very much for all the good advice, and your stocks are doing very good. Thank you, Ridhima. Sir, when we have a weekly session, Ridhima, we have every Monday 8 p.m. तो आप जाके देख सकते हो। सिद्धार्थ सर, आई वांट टू एनरोल फॉर योर कोर्स, वेयर आई शुड गो एंड एनी डिस्काउंट? यस, आप प्लीज www.ca-tapan.in में जाके देखिए, पूरा पैकेज है। वहाँ मैंने वीडियो भी रखा हुआ है कि जो बताता है कि किस तरह से वो पूरा पोर्टफोलियो बिल्डर का पैकेज यूज आपको हेल्प करेंगे। देखो मार्केट में ऐसा पैकेज नहीं है, हम लोग नो इक्विटी, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स, आईपीओ, एसएमई आईपीओ, सब सब कुछ कवर कर रहे हैं विथ रिसर्च रिपोर्ट, एंट्री एग्जिट, एंड दिस फीस में 25,000 का है गाइस। एक्चुअली वैल्यू इज 1,40,000, बट बिलीव मी, एक बार ये कर दिया ना, यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर। 1,400 1500 रुपये पर मंथ आता है गाइस, बट इट विल हेल्प यू अ लॉट, बिलीव मी। चले गाइस, यहाँ तक रखते हैं गाइस। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। आपके क्वेश्चन है जरूर कमेंट बॉक्स में डालेगा, एंड आई सी यू सून नेक्स्ट टाइम। ओके, बाय बाय।